नमस्ते दोस्तों, आइडिया ऑफ ड्रीम्स के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सेहतमंद हैं, खुश हैं और इस चैनल के माध्यम से सभी को आर्किटेक्चर के बारे में जितनी और डिटेल में जानकारी दे सकता हूं, मेरा ये प्रयास रहेगा। डिज़ाइन और बेहतर बना रहे हैं। आर्किटेक्ट के साथ जो भी डिस्कशन हो रही है आपको समझने में आसानी हो रही है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो का टॉपिक है ज्योमेट्री कैसे हमारी बिल्डिंग को, बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ को और जो डिज़ाइन को और बेहतर बना सकती है, वही चर्चा करेंगे आज। उसके साथ प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन का एक सब पार्ट था प्रोपोर्शन, उसका सब पार्ट था एंथ्रोपोमेट्री। उसी के टॉपिक में पुनः आज डिस्कस करेंगे कैसे एंथ्रोपोमेट्री अगर अच्छा से डिज़ाइन किया गया है तो हमारी बिल्डिंग कितनी फंक्शनल हो जाती है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको हर एक छोटी से छोटी डिटेल्स हम शेयर करेंगे। आशा है हमारे इस चैनल के साथ आप बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज डिस्कस कर रहे हैं हम ज्योमेट्री के 3 सब पार्ट्स हैं। एक सॉलिड शेप है, उसके बाद एक्यूट एंगल मतलब एंगल्स हैं, उसके बाद कोऑर्डिनेट प्लेन है। तो ये 3 चीज़ें हैं वो आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली ज्योमेट्री एक रिलेशनशिप है इन सारी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, जिसमें लाइंस, पॉइंट, एंगल, सरफेस का है। ये इंटर रिलेशन है जिसको आप जनरेट करते हैं ताकि एक शेप जनरेट कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कैसे ये ज्योमेट्री हमारे आर्किटेक्चर को और इम्प्रोवाइज़ करती है, अच्छी बनाती है, देखने में सुंदर लगती है। अगर ज्योमेट्रिकल वे में अरेंज किया जाता है तो बिल्डिंग बहुत सुंदर लगती है। तो कैसे हम फसाड को ट्रीट करेंगे इस ज्योमेट्री के थ्रू, वही आज का टॉपिक है। तो देखिए 2D शेप है और 3D शेप है। आप सबको मालूम है ट्रायंगल, स्क्वायर, ऑक्टागन, सर्कल, पेंटागन, हेक्सागन, रेक्टेंगल, ओवल, और इसी का 3D शेप है स्फीयर, सिलेंडर, कोन, क्यूब, क्यूबॉइड, हेक्सागन, प्रिज्म, स्क्वायर बेस, पिरामिड, टेट्राहेड्रन, ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो क्या है ये और कैसे अपने आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करते हैं ये 3D के साथ, ये जो भी ज्योमेट्रिकल फॉर्म है वो देखते हैं। ये देखिए एक ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल का जो नोटेशन है वो इस एलिवेशन में दिख रहा है। फ्रंट फसाड को ये रेड मार्किंग से कैसे दिया गया है, तो आप इस तरह से आप जनरेट करा सकते हैं अपने आर्किटेक्चर, जिसमें बहुत ही शो हो सकती है कि आप एक फॉर्म को कैसे यूज़ कर रहे हैं, ट्रायंगल शेप के फॉर्म को। दूसरा चलते हैं, वो है स्क्वायर। ये देखिए स्क्वायर, ये जो आप रेड बाउंड्री देख रहे हैं ये स्क्वायर फॉर्म है। स्क्वायर फॉर्म में कैसे जनरेट किया जा रहा है बिल्डिंग को। इसी तरह हम चलते हैं ऑक्टागन, 8 सरफेस का है। ये देखिए इस तरह से आप डिज़ाइन करवा सकते हैं अपनी बिल्डिंग को। उसके बाद सर्कल चलते हैं। सर्कल में देखिए ये जो सरफेस है ये भी बहुत सुंदर लगती है देखने में। उसके बाद पेंटागन देखते हैं, 5 साइड्स है पेंटागन का, ये भी बहुत आर्टिस्टिक लगता है। आप अपने फसाड को अगर इस तरह ज्योमेट्रिकल फॉर्म में अगर आप अप्लाई करते हैं तो बहुत सुंदर लगती है देखने में। ये हेक्सागन देखिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आई कैचिंग होती है डिज़ाइन। अब ये देखिए रेक्टेंगल शेप आप जो देख पा रहे हैं, ये भी देखिए बहुत सुंदर लगती है देखने में, बहुत स्टाउट फील करती है, बहुत रोबस्ट देखने में लगता है रेक्टेंगल। अपने में एक सॉलिड ज्योमेट्री है। ये एक और है फोटोग्राफ, रेक्टेंगल को कैसे बाइंड कर रहे हैं अपने आर्किटेक्चर को रेक्टेंगल फॉर्म के साथ। ये ओवल फॉर्म है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब चलते हैं ज्योमेट्री का जो सेकंड पार्ट या सब पार्ट्स है, जो सेकंड और थर्ड, वो है एंगल और कोऑर्डिनेट प्लेन। कैसे हम इसी शेप को एंगल में अगर अरेंज करते हैं तो किस तरह से अपने आर्किटेक्चर को और बेटर बना सकते हैं। ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो पहले हम एंगल को स्टडी करेंगे, फिर कोऑर्डिनेट प्लेन को। अब ये देखिए एंगल में अगर हम एंट्रेंस फसाड को इस तरह से अगर हम करते हैं तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है देखने में, बहुत स्टैंड आउट करती है। ये एक्यूट एंगल से हम इसको दिखा रहे हैं। अब देखिए राइट एंगल में कैसे
आप अपनी बिल्डिंग के फसाड को ट्रीट कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो बॉक्स फॉर्म है ये रेक्टेंगल और राइट एंगल में है। जो शेप जो है वो एक रेक्टेंगल है जिसको 90 डिग्री पे अरेंज किया गया है। तो ये फसाड भी बहुत सुंदर लगती है देखने में। अब ये देखिए ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल में किस तरह से देखिए ये बनाया जा रहा है, बहुत सुंदर लगती है देखने में। ये एक अपने बिल्डिंग के फसाड को एक डिफरेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं एंगल के थ्रू। अब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल्स में कैसे ये एक्यूट एंगल का रिप्रेजेंटेशन है। ये देखिए राइट एंगल पे कैसे बिल्डिंग को अरेंज किया गया है, और ये है ऑब्ट्यूस एंगल। आशा करते हैं अभी तक जो भी हमने शेयर किया है आइडियाज़ आप अपने बिल्डिंग्स में इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, फसाड को अच्छा और बनवा सकते हैं। एंगल शेप्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप रिदमिक पैटर्न को फॉलो करेंगे तो अपने आप ही बिल्डिंग अच्छी बनेगी देखने में। अब हम चलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन में। बेसिकली ये आइडिया है कि आप अपनी जो एलिवेशन आप देख पा रहे हैं इसमें आप देखिएगा एक बैलेंस है। क्यों बैलेंस लग रहा है? क्योंकि जो ये क्वाड्रेंट्स है, क्वाड्रेंट 1 2 3 4 ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट है। इस तरह से आप देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। बेसिकली इस क्वाड्रेंट में अपने बिल्डिंग को अगर आप अरेंज करते हैं तो आप कोशिश करिएगा कि ये थोड़ा बैलेंस हो। मतलब आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो दिख रहा है उतना ही सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इससे क्या होगा, आपका बिल्डिंग ऑटोमेटिकली सुंदर लगेगा। तो आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये वाला जो बिल्डिंग है इसको आप क्वाड्रेंट या एक्सिस प्लेन में अगर आप अरेंज करते हैं तो अपने यहाँ फ्रंट एलिवेशन बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए ये एक्सिस है जो आप देख रहे हैं रेड डॉटेड से, ये एक्सिस है। इसको हमने शो किया है कि ये जो एक पार्ट है आपको अगर दिख रहा है, ये येलो कलर का हैच है और ये टॉप वाला ये एक पार्ट है जिसको हम दिखाएंगे कि कैसे ये वाला जो एक्सिस के अगेंस्ट में लेफ्ट हैंड साइड में जो अरेंज किया गया है वही राइट हैंड साइड में कैसे बैलेंस हो रहा है। सेम प्रोपोर्शन को यूज़ किया जा रहा है, सेम वॉल्यूम या सेम मास को। ये देखिए आपको दिख रहा है कि यहाँ से हल्का सा छोटा सा पोर्शन रिड्यूस किया गया है। इतना ही छोटा पोर्शन ये ऊपर के रूफ को एकोमोडेट कर रहा है। तो बेसिकली आप देखिएगा अगर आप वॉल्यूम को अगर एक्सिस प्लेन में अगर आप केटर करते हैं तो अपना बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग का जो एलिवेशन है वो भी बहुत सुंदर निकल के आएगा। तो हमारे ये आइडिया है कि अगर मैथमेटिकल वे से अगर अपनी बिल्डिंग को या अपनी एलिवेशंस को अगर आप डिराइव कराते हैं तो ऑटोमेटिकली ये बहुत सुंदर लगती है देखने में। इसमें कोई ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट आप ज्योमेट्री को फॉलो कीजिए। अब हम चलते हैं जो एक हमारा डिस्कशन हुआ था पिछले डिज़ाइन प्रिंसिपल्स में, प्रोपोर्शन के बारे में आपको बताते हैं क्योंकि वो टॉपिक बहुत इलैबोरेट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्रोपोर्शन में देखिएगा कि एग्जैक्टली जो हमने एक शेयर किया था गोल्डन रेशियो, ये जो देख रहे हैं आप गोल्डन रेशियो 1:1.618, ये एग्जैक्टली किस तरह से हम अपने एलिवेशन को और बेटर बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। आप देखिएगा एक प्लॉट है जिसका साइज़ है 7.5 मीटर्स बाय 18 मीटर्स। इस साइज़ का प्लॉट है। ये बेसिकली फ्रंट का फसाड का विड्थ है, ये फ्रंट फसाड है। तो हमने ये देखा है कि अगर आप इस बिल्डिंग को अगर आप एलिवेशन को अगर डिराइव करना चाहते हैं तो आपका एलिवेशन की हाइट कैसे जनरेट होगी। तो ऑब्वियसली आपको मालूम है कि इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं 7.5 मीटर को, तो एटलीस्ट हाइट को आप प्रोपोर्शनेटली आप कर सकते हैं। तो ये अगर 7.5 मीटर है तो ये वाला हाइट कितना होगा। तो गोल्डन रेशियो के हिसाब से ये बताया गया कि ये जो हाइट होनी चाहिए जो आपको दिख रहा है वो 4.635 मीटर होना चाहिए। इससे ज़्यादा बड़ा होगा या कम होगा तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो इसमें हम कैसे इसको फर्दर सब डिवाइड करेंगे, वो है प्लिंथ हमने लिया है 450 mm। उसके बाद जो फ्लोर टू फ्लोर हाइट जो है टेरेस तक का वो 3.135 मीटर लिया हुआ है और 1.05 मीटर पैरापेट वॉल है। बेसिकली ये आप देख रहे हैं ये पूरा फसाड है जो कि 4.635 का है। सब डिवाइडेड है
450 mm, 3.135 मीटर्स और 1.05 मीटर। अब इसको कैसे हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं इसी को आप दिखाते हैं। ये देखिए, अब आप देखेंगे कि ये जो फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, टेरेस पे डिवाइड किया गया है। ये जो प्रोपोर्शन है, इस प्रोपोर्शन को जो फर्स्ट फ्लोर का है आपने देखा है 4.635 लिया गया है। विड्थ को कैसे साइज को लिया गया है वो भी आपको मैंने बताया। तो बेसिकली ये दो पार्ट हो गया, एक तो स्क्वायर बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है जिसका 0.618x है, मगर ये x है तो इसका 0.618x होगा। तो ये आपका मास हुआ जो कि आपको डिज़ाइन करना है। सिमिलरली ये हाइट कैसे डिसाइड होगी कि वो क्या है। ऑब्वियसली आपने अगर देख लिया कि ये अगर आपका वन पोर्शन है तो ये वाली जो हाइट है, ये वाली, ये 1.618 टाइम्स होना चाहिए। दैट मीन्स अगर आपने हाइट ये वाला फिक्स कर दिया है तो ऑब्वियसली उसका बैलेंस ये वाला होना चाहिए, 1.618 माइनस ये हाइट। तो आप देखिएगा कि ये हाइट कैसे डिनोट कर रहे हैं। अब दूसरा पे चलते हैं। आपने अभी देखा छोटा वाला पोर्शन, ये वाला जो आप देख रहे हैं इसका। अब ये वॉल्यूम का देखिएगा कि कैसे गोल्डन रेशियो को इम्प्लीमेंट किया। तो ये अगर 1 है तो ये 618 हमने कंसीडर किया हुआ। तो ये बेसिकली एक प्रोपोर्शन है। तो आपका बिल्डिंग जो है अगर 2 फ्लोर का है तो कैसे आप कर सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर का तो एलिवेशन हमने बता दिया कि कैसे करना है। ये वाला 2 फ्लोर की बिल्डिंग है तो उसको कैसे कर सकते हैं। तो देखिएगा कैसे इसी प्रोपोर्शन को हम इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। ये देखिए, एक छोटा सा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एलिवेशन 1, एलिवेशन 2 आपको दिख रहा है। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को इसी प्रोपोर्शन पे कैसे हम जनरेट कर रहे हैं। ये देखिए, ये एक मास डेवलप हो गया है जिसमें आपको विंडोज देख रहे हैं, डोर्स देख रहे हैं। इस तरह से ये आपका ग्राउंड फ्लोर डेवलप हो गया। सिमिलरली एलिवेशन 2 में आप देखिएगा, ये भी एक छोटा सा एक डिटेल आ गया कि हाँ ये एक आपका एक फसाड बन गया विंडोज के साथ। तो ये हमारा नीचे का फ्लोर डिजाइंड हो गया है। एक जस्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसकी फर्दर डिटेलिंग होगी, लेकिन एक वॉल्यूम को आप जनरेट कर सकते हैं इसी तरह। आप देखिए फर्स्ट फ्लोर को हम कैसे कर रहे हैं। ये देखिए, अब आप देखिएगा कि रूफ को हमने ऊपर लेके गए हैं। अब रूफ को इसलिए लेने जाना पड़ा ऊपर क्योंकि आपको ये जो प्रोपोर्शन ये मीट करना चाहिए, तभी आपकी बिल्डिंग अच्छी लगेगी। एलिवेशन 1 को दिख रहा है आपको। अब ये देखिए थोड़ा टेपर रूफ है, ये एलिवेशन 2 है। तो मोटा मोटी आपको अगर दिख रहा है कि अगर आप प्रोपोर्शन में काम करेंगे तो इस तरह का एलिवेशन आप जनरेट कर सकते हैं। एक थॉट प्रोसेस है जो आर्किटेक्ट डिज़ाइन करता है। तो इसी तरह आर्किटेक्ट लोग जो भी डिज़ाइनर्स होते हैं उस तरह से वर्कआउट करते हैं एलिवेशन को। बहुत ही सिंपल है। अगर मैथमेटिकल टर्म्स में जाते हैं, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में डिज़ाइन होती है। होप करते हैं अभी तक का वीडियो आपको पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो बिल्कुल आप लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ आप शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और भी लोग इसको जान पाए, आर्किटेक्चर और समझ पाए। तो चलते हैं आगे। अब हमारी बात है एंथ्रोपोमेट्री। जो एंथ्रोपोमेट्री है ये बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग है। ये ह्यूमन बॉडी के प्रोपोर्शंस, शेप, साइज पे ही हमारी वर्किंग होती है। ऑब्वियसली क्योंकि वो एक ह्यूमन बीइंग ही यूज़ कर रहा है। तो क्या होता है कि अगर बंदा खड़ा है तो 375 mm का विड्थ होना चाहिए, और अगर ऐसे चौड़ाई में बात करते हैं तो 625 mm। तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड साइज है, इसको आप मेंटेन करेंगे। उसके बाद अगर पैर फैला के खड़ा है तो वो 875 mm पे होता है, ये एवरेज है। अगर बंदा बैठ रहा है इस तरह से तो 1 मीटर का जगह होना चाहिए। अगर वो खड़ा है और वो किसी को एक्सेस करना चाहता है तो वो 2 मीटर तक एक्सेस करेगा जब आपका ये वाला जो है प्लेटफॉर्म वो 500 mm है। तो बेसिकली ये आपका काफ़ी हो सकता है, ये राइटिंग डेस्क हो सकता है, किचन का काउंटर हो सकता है, आयरन टेबल हो सकता है। तो ये अगर एक्सेस करना चाहता है बंदा तो वो 2 मीटर तक एक्सेस कर सकता है। तो इसी तरह से डिज़ाइन होती है इंटरनल स्पेसेस। अब चलते हैं दूसरे पे।
ये देखिए, अगर बंदा बैठा हुआ है तो वो कम से कम 450 से 800 mm के चेयर पे ही बैठता है, क्योंकि ये जो लेग है इसकी हाइट इतनी होती है। तो आपको कंफर्ट होना चाहिए, आपका जो फुट है वो पूरी रेस्ट होना चाहिए बेस पे। और राइटिंग के लिए जो आपका कंफर्टेबल हाइट होती है वो 750 से 800 mm होनी चाहिए कोई भी टेबल पे। तो ये वाला जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस तरह से डिज़ाइन करते हैं और या करवाते हैं अपने बिल्डिंग को, तो ये बेनिफिट रहेगा, इजी रहेगा एक्सेस करने के लिए। सिमिलरली देखिए, एक बेड का जो साइज़ होता है वो आप देखिएगा, आदमी का जो साइज़ है कम से कम 1875 mm है हेड टू टो। तो कम से कम 2 मीटर का बेड चाहिए होता है, और 300 mm बेसिकली ये आपका टोटल हाइट है। तो ये भी आपकी साइज़ बहुत मैटर करती है जब आप बेडरूम डिज़ाइन करते हैं। दोनों हाथ को अगर फैला देते हैं तो 1750 mm की विड्थ होती है। ये भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप कभी भी कोई कॉरिडोर बना रहे हैं तो इसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए कि दोनों आर्म एक्सटेंड हो सकता है, कोई आर्म टच ना हो। टॉयलेट में स्पेशली नहाने के समय आपका टॉयलेट इतना क्रैम्प ना होना चाहिए। तो ये सब आपका जो बॉडी का जो साइज़ होता है वो मैटर करता है स्पेस को डिज़ाइन करते समय। आगे चलते हैं। ये एंथ्रोपोमेट्री में देखिए, अगर कोई पाथवे है तो अगर आदमी अगर चल रहा है, अगर छाता लिया हुआ है तो 2375 मिनिमम होना चाहिए। इससे कम होगा तो वो एक्सेस नहीं कर सकता है। सिमिलरली कोई सामान लेके जा रहा है तो 2125 है। तो एवरेज आउट ये बोला जाता है कि आप 2400 mm पे डिज़ाइन कराइए अपने कोई भी पाथवे, कोई गैलरी, कॉरिडोर, तो 2 आदमी के लिए सफिशेंट है आने जाने के लिए। अदरवाइज़ एक बंदा खड़ा रहेगा, वो पास हो जाएगा, फिर दूसरा बंदे को जाना पड़ेगा। तो ये ना करें, इस तरह से ऑप्टिमम साइज़ लेके आप डिज़ाइन कीजिए जो कि बेनिफिशियल रहेगा आपके प्रोजेक्ट के लिए। आगे चलते हैं। ये देखिए, स्पेशली ये लेडीज़ के लिए है, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी मेजर जो वर्किंग होती है वो किचन में होती है। आजकल तो ये कोई एक रूल नहीं है, हर कोई करता है, लेकिन फीमेल जो इंडियन फीमेल्स है उनकी हाइट पे बेस्ड होके जो उनकी कंफर्ट जोन है उसी हिसाब से बनाया गया है कि आप वर्किंग जो प्लेटफॉर्म होता है वो 750 से 850 के आसपास होना चाहिए। मैक्सिमम आप 900 तक जा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जाए। आप ये जो देख रहे हैं ये किचन काउंटर को डिनोट कर रहा है। अब हम आते हैं एक बेडरूम की सीलिंग कितनी होनी चाहिए। ये देखिए, एक बंदा अगर हाथ ऊपर करता है तो 7 फीट तक जाता है, और फैन कम से कम 1.5 फीट होता है, तो दोनों के बीच में 1 फुट का जगह होना चाहिए। तो क्यूमुलेटिव होके 9 फीट 6 इंचेस ये स्टैंडर्ड हाइट है। ये हर मैक्सिमम अथॉरिटी के बायलॉज बुक्स में आपको मिल जाएगा कि मिनिमम सीलिंग हाइट जो होनी चाहिए वो 9 फीट 6 इंच होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप कोई टॉयलेट बना रहे हैं उसके नीचे की हाइट कितनी होनी चाहिए, वो है 7 फीट 6 इंच मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि आप ऑब्वियसली एक बंदा जब अपना दोनों हाथ ऊपर कर रहा है तो वो 7 फीट हुआ, और 6 इंच ही आपके थोड़ा गैप होना चाहिए टॉलरेंस। डोर की हाइट भी 7 फीट होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वही कॉन्सेप्ट है, दोनों हाथ ऊपर करने के बाद इतनी हाइट होनी चाहिए। अब आप स्टेयरकेस से उतर रहे हैं या चढ़ रहे हैं तो आपका सिर जो इस स्लैब के ऊपर वाली स्लैब के साथ ना टकराए, तो इसीलिए आपका जो हाइट होना चाहिए वो कम से कम 7 फीट होना चाहिए किसी भी केस में। तो आप ये समझ लीजिए, कोई भी साइज़, कोई भी कहीं का भी आप 7 फीट से नीचे नहीं डिज़ाइन करवाइए, वो दिक्कत होती है। कम से कम 7 फीट होनी चाहिए। और हाँ, जहाँ पर हैबिटेबल आपको स्पेस चाहिए, जहाँ पर आपको लगता है कि आप उसको यूज़ कर रहे हैं फंक्शनली मैक्सिमम टाइम के लिए, तो 9 फीट 6 इंचेस मिनिमम आप रखिएगा। और हम चलते हैं किचन में स्पेशली। अब किचन में आप देखिएगा, ये एक स्टैंडर्ड हाइट है, ये आप ज़रूर फॉलो कीजिए। 850 मिनिमम है काउंटर हाइट, मिनिमम नहीं मैक्सिमम है, मैं गलत बोला, ये मैक्सिमम है 850। इससे ऊपर ना करें, क्योंकि इससे ऊपर करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होती है। ऑब्वियसली ये जो आर्म्स है यहाँ पर स्पेशली लेडीज़ को काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि इसके ऊपर में भी
आजकल तो कढ़ाई भी अगर चढ़ा रहे हैं इसके ऊपर तो भी आपको कम से कम 6, 7, 8 इंची और ऊपर हो जाता है, तो वो और ज़्यादा हाइट होना लग जाता है, तो वो फंक्शनल नहीं है। उसके बाद मिनिमम हाइट आपके 450 है। हम तो रेकमेंड करेंगे कम से कम 2 फीट हाइट रखिए। 450 भी मैक्सिमम, मतलब आप जिसको कहते हैं आप ले सकते हैं डाउन, बट इससे ऊपर ही रखिए कम से कम 2 फीट। आप काउंटर पे अगर बंदा बैठ के काम कर रहा है इस तरह से, तो 650 की टूल आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आपको इसको बैठ के यूज़ करना है। इस तरह का अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म है, अगर ये टॉप प्लेटफॉर्म पे अगर आप काम कर रहे हैं तो 650 mm चाहिए। अगर आपको नीचे का कोई प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो कि हाइट कम से कम 650 है, तो आपको कम से कम 450 से 500 mm के आसपास आपका टूल चाहिए होगा जिस पर आप बैठ के काम कर सकते हैं, जैसे चॉपिंग कर रहे हैं किचन में। तो ये साइजेस है, आप इसको देखिएगा, आप इसको मेंटेन कीजिएगा, आपका जो स्पेस है किचन बहुत फंक्शनल होगा। आगे चलते हैं। ये किचन का ही दूसरा पार्ट है, जहाँ पर मान लीजिए ऊपर का कैबिनेट जो होती है उसको एक्सेस करने के लिए क्या साइज़ होनी चाहिए। जो मैक्सिमम साइज़ जो होगी हाइट जो एक्सेस कर सकता है बंदा, वो 1900 mm है अगर खड़े होके। इससे ऊपर का अगर कोई भी कैबिनेट आप बना रहे हैं तो खड़े होके तो आप नहीं कर सकते हैं, ज़मीन पे पैर रख के। आपको कुछ इस तरह का स्टूल चाहिए होगा जो कि आपको एक्सेस दिला सकता है। और ऊपर का साइज़ आप 300 mm रखिए, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ अगर ज़्यादा कर देंगे तो आपको टकराएगा सिर, तो ये सफिशेंट रहता है। और ऊपर में जनरली बहुत छोटे बिट के यूटेंसिल्स सामान रखते हैं, बड़े जो सामान होते हैं वो नीचे रहते हैं, तो ये आपके लिए एक्सेसिबल करने के लिए आसान है। ये जो आपकी काउंटर है कम से कम 600 mm 500 से 600 mm होनी चाहिए, जो कि आपके फंक्शन के लिए, किचन की यूटिलिटी के लिए आपका ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से आप देखिए तीसरा फोटोग्राफ, उसमें भी यही दिखाया गया है कि किस तरह से डिफरेंट लेवल को आप एक्सेस कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ये टॉयलेट के बारे में बताया गया है। एक टॉयलेट में क्या क्या नोटेबल हाइट्स होती है जो आपको मेंटेन करनी पड़ती है। शावर जो है ये 7 फीट के आसपास होनी चाहिए, 2150, इससे कम ना करें, नहीं तो फिर वो आपको हाथ से टकराएगा। दूसरा, ये जो आपका वॉश बेसिन है ये 850 से ऊपर ना करें। सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट है जो किचन में आपको बता रहे हैं, एक्सेस करने में डिफ़िकल्टी होती है। मिरर की हाइट 1900 तक आप जा सकते हैं। WC जो है वो आप देखिएगा मिनिमम, इसका मिनिमम नहीं मैक्सिमम बोल सकते हैं, ये 400 mm से ऊपर ना हो, वो दिक्कत होती है यूज़ करने के लिए। और जो आपका फ्लशिंग टैंक है उसका मैक्सिमम जो हाइट होती है वो 1300 mm है अगर आप साइड से फ्लश करवाते हैं। टॉप वाली थोड़ी छोटी हो जाती है, वो कम से कम 1 मीटर के आसपास आती है, लेकिन जनरली मैक्सिमम जो होती है वो साइड फ्लशिंग होती है। तो ये डायमेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम आशा करते हैं कि आप ये डायमेंशन को नोट कर रहे हैं। ऐसे ही आप अपनी बिल्डिंग को डिज़ाइन करवाइए ये डायमेंशन से। ये स्टैंडर्ड डायमेंशन है, इससे अगर डिविएट कर रहे हैं तो आपको एक्सेस करने में डिफ़िकल्टी होगी, ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। अब हम चलते हैं। ये एक जो भी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं उसी बेसिस पे ये हरियाणा का बिल्डिंग बायलॉज है। नॉर्मली आपके एरियाज़ के लोकल बायलॉज भी इसी जो डायमेंशन पे गवर्न होते हैं। क्योंकि हमारी प्रैक्टिस गुड़गांव में है तो हम हरियाणा को फॉलो करते हैं, तो आपके सामने हरियाणा बिल्डिंग बायलॉज के बारे में ये जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर रहे हैं। एंथ्रोपोमेट्री बेसिस पे ही ये साइजेस निकली हैं, तो उसको उन्होंने स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। अब देखिए ये लिखा हुआ है कि अगर हैबिटेबल रूम है जो कि आपका बेडरूम माना जाता है, उसकी मिनिमम साइज़ 2.4 है। आपने नोटिस किया होगा कि आपका बेड का जो साइज़ है वो 2 मीटर के आसपास है, और 400 mm छोड़ते हैं हम एक्सेस करने के लिए दीवार के साथ।
तो मिनिमम विड्थ होनी चाहिए 2.4। और इसका जो मिनिमम एरिया है, जो बेडरूम आप कितना भी आप चौड़ा बनाइए, लेकिन उसका एक मिनिमम विड्थ है 2.4 और एरिया जो है वो 9.5 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए। और ये जो मैं आपको दिखा रहा था वो 2.75 जो हाइट है होती है वो 2.75 है। सिमिलरली इसकी लाइट एंड वेंटिलेशन के बारे में दिया गया है। किचन की साइज़ दिया गया है मिनिमम 1.8 विड्थ होनी चाहिए और जो फ्लोर प्लान एरिया है वो 5.5 स्क्वायर मीटर होनी चाहिए। ये भी हैबिटेबल में आती है, इसलिए 2.75 होनी चाहिए मिनिमम हाइट। पैंट्री के देखिए, बाथरूम की देखिए, वाटर क्लोजेट मतलब WC वाला एरिया है। अगर बाथरूम में WC है तो ये क्या साइजेस मेंटेन कर रहे हैं, मिनिमम एरिया और मिनिमम विड्थ इसी तरह सारे दिए गए हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, इसी बेसिस पे आप अपनी एरिया को प्लान कर सकते हैं। ये मिनिमम साइजेस है, इसके नीचे आप मत कोई रूम बनाइए, ये आपके लिए आगे चल के दिक्कत होगी जब आप फर्नीचर प्लानिंग कर रहे हैं या फिक्सचर प्लानिंग कर रहे हैं। ये देखिए, इसकी एक कंपैरेटिव स्टडी हम शेयर करना चाह रहे हैं कि कैसे अगर आप एंथ्रोपोमेट्री को अगर नहीं मेंटेन कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी हो जाएगी। एक एग्ज़ाम्पल है, लाइव एग्ज़ाम्पल है। आप अगर देख रहे हैं ये फुटपाथ है, इस फुटपाथ का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि बहुत रिपीटेटिव में ड्रॉप्स आ रहे हैं। तो कोई भी बंदा इस पर चढ़ता है, फिर 2 कदम चलने के बाद फिर उतरेगा, फिर चढ़ेगा, तो ये फुटपाथ कोई काम का नहीं। इसीलिए आप देख पा रहे हैं ये बंदा जो है ये इधर से चल रहा है क्योंकि उसको एक कंटिन्यूस पाथ मिल रहा है। सेकंड, आप इसकी हाइट देखिएगा, ये एक्सेस नहीं हो सकती इतनी कम से कम ये 1 फुट के ऊपर है। तो आदमी कोई भी 1 फुट के ऊपर नहीं चढ़ सकता है। नॉर्मली 6 इंच माना जाता है, कंफर्टेबल होता है एक आदमी को एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने के लिए। वैसे मैक्सिमम तो आप 150 से लेके 190 तक जा सकते हैं। रेकमेंडेड जो होती है वो 150 होती है। जहाँ पर स्पेस कंस्ट्रेंट है, जहाँ पर आपकी लिमिटेशन है, वहाँ पर आप मैक्सिमम 190 जा सकते हैं। ये मैं हरियाणा बिल्डिंग बायलॉज के बेसिस पे बता रहा हूँ। NBC भी यही कहता है, लेकिन आइडियल होता है कि 150 ले। एक तो ये आपने देखा। सेकेंडली आप देखिएगा इसकी विड्थ सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि आप देखिए ये पेड़ भी आ गया बीच में, ना बंदा यहाँ चल सकता है ना इधर चल सकता है। तो हमेशा ये एक्सेस नहीं, मतलब आपने अगर डिज़ाइन भी करवा दिया कोई भी स्पेस, वो उस पर्पस के लिए नहीं मीट कर रहा है। क्योंकि आपने उस तरह से नहीं बनाया। जो एंथ्रोपोमेट्री के बारे में हम बात कर रहे थे उस तरह से आपने विड्थ नहीं शो किया हुआ है। ये भी एंथ्रोपोमेट्री में ठीक नहीं है, क्योंकि एंथ्रोपोमेट्री कहता है कि आपकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। आप इतने बार बार चेंज नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ये एक्सेस करने में डिफ़िकल्टी होगा। तो ये पर्पस नहीं है, आपको ये डिज़ाइन करके कोई फ़ायदा नहीं हुआ आपको बना के। आगे चलते हैं। ये देखें, ये फुटपाथ है। एंथ्रोपोमेट्री इसलिए जो आपके फुटपाथ पे एप्लीकेबल होती है क्योंकि ये ह्यूमन यूज़ के लिए है, और ह्यूमन यूज़ के लिए आपके ह्यूमन साइजेस बहुत मैटर करती है। ह्यूमन एक्सेस कैसे हो, बेटर हो, उसके बारे में ही ये पिक्चर्स शो कर रहा है। आप देखिएगा, ये एक पहली बात है स्लोप में है, तो कोई भी आदमी ऐसे स्लोप में नहीं चल सकता है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है चलना, तो ये एक्सेस नहीं हो सकता। दूसरा, ये देखिए बहुत ज़्यादा ही लेवल चेंजेस हैं। कंटिन्यूटी होने के बावजूद भी यहाँ पर लेवल चेंजेस हैं, वो भी एक्सेस नहीं हो सकती है। इस फोटोग्राफ में देखिए 2 लेडीज़ जो है वो चल रही है रोड पे, जबकि फुटपाथ दिया गया है। इस पे नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि पहली बात है, देखिए ये सही से अरेंज नहीं किया गया है। दूसरा, आप देखिएगा इसमें जो विड्थ है वो भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे कि मिनिमम 8 फीट होना चाहिए, 2400 होनी चाहिए कंफर्टेबल 2 बंदे को चलने के लिए, तो वो विड्थ नहीं है। ऊपर से आप देखिएगा थोड़ा सा ये डेड एंड जैसा दिख रहा है, तो इसके लिए इसको एक्सेस कोई नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह से डिज़ाइन ना करवाए कोई भी स्पेस। आप सफिशिएंट एंथ्रोपोमेट्री के बेसिस पे अपनी विड्थ डिज़ाइन करवाइए। आगे चलते हैं। ये देखिए, इसमें आप देख पा रहे हैं एक अच्छा डिज़ाइन कैसे किया जाता है, जिसमें हर एक चीज़ का एक
डिनोशन है, एक बेसिकली जोन एलोकेटेड है। विड्थ सफिशेंट है, ये देखिए 3 बाइसाइकिल वाले जो है लोग ये चला भी रहे हैं, कंफर्टेबली बात करते हुए आ रहे हैं और इनको कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो रही है और सिंगल प्लेटफॉर्म पे है, सिंगल लेवल पे है। कलर से आपने ये आइडेंटिफाई कर दिया गया है कि ये वाला एक ट्रैफिक के लिए है जो कि बाइसाइकिल ट्रैफिक है। ये वाला जो आप देख पा रहे हैं ये वाला है पेडेस्ट्रियन के लिए, इसमें भी बहुत सुंदर है। आप देखिए लेवल डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, 6 इंचेस है तो कोई भी एक्सेस कर सकता है। विड्थ भी सफिशेंट है, कम से कम 2400 के आसपास है, 1-2 बंदे यहाँ से जा सकते हैं। इवन आप देखिएगा जो ये ट्रैफिक है, जो वेहिकुलर ट्रैफिक है उसको एक साइड पे रखा गया है, उसके बीच में ये ग्रीन बेल्ट दिया गया है। ऑब्वियसली ये ग्रीन बेल्ट 2 रीज़न है इसको करने का। एक तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का ट्रैफिक इधर नहीं आए, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे ये ट्रैफिक यहाँ मेन रोड पे आएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोलिजन होने का चांसेस है। दूसरा, ये गाड़ी जब चलती है तो धूल मिट्टी उठती है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी नहीं आए तो ये साफ़ सुथरी लगे, लोगों को चलने में आसानी हो, जाने में सुंदर लगे देखने में, तो ये ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए। तो ये एक डिज़ाइन है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था, अगर आप एंथ्रोपोमेट्री के बेसिस पे अगर डिज़ाइन करवाते हैं तो आपका कोई भी स्पेस है वो फंक्शन रहेगा और यूजेबल होगा, लोग उसको पसंद करेंगे, घर वाले उसको अप्रिशिएट करेंगे। तो हमारा ये आइडिया है अभी तक का जो आपको हमने शेयर किया है कि आप मैथमेटिकल वे से, जो कि शेप, साइज़, प्रोपोर्शन, इसके बेसिस पे अपनी बिल्डिंग डिज़ाइन कराएं, अपने स्पेसेस को डिज़ाइन करवाएं ताकि ये फंक्शनल हो। ये मैथमेटिक्स है, प्योर ज्योमेट्री है। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया है। टॉपिक से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। इसी तरह हम नई नई वीडियोज़ लाते रहेंगे। इस चैनल के माध्यम से आपको ज्योमेट्री समझने में आसानी हुई है, डिज़ाइन को और बेटर कैसे बना सकते हैं उसके बारे में आपको मदद मिल रही होगी। एलिवेशन और कितना अच्छा बन सकता है ज्योमेट्री के माध्यम से, वो आज इस टॉपिक में आपने देखा। हमारे को मोटिवेट करने के लिए धन्यवाद। एक लाइक के माध्यम से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।